Hello, good evening to all. Welcome to lectures on physics. My name is राजेश अग्रवाल. चलिए शुरू करते हैं. अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारा हमने देख लिया है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एसर्शन रीजन है ना, एसर्शन रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये सारा हमने कल के लेक्चर में देख लिया था. ठीक है, किसी को कोई डाउट है कल के लेक्चर्स में से? ठीक है, तो आज से हम लोग आगे का ये देखेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, मैंने बताया है आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में आने वाले हैं. 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन. ठीक है, ये हो जाता है 20 मार्क्स, ये हो जाता है 30 मार्क्स, ये हो जाता है 30 मार्क्स. टोटल हमारा पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है. ठीक है, समझ गए? तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से. डिफाइन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखना है. ठीक है, रेसिस्टेंस. ठीक है, सब लोग लिख लेंगे डेफिनेशन. क्या लिखेंगे अगर ये ऐसा आ गया तो इसको लिखते चलिए. ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लिखेंगे. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस of a conductor may be considered, ठीक है, may be considered as a measure of the opposition. मेजर ऑफ किसका? अपोजिशन. ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिफाइन किया जाता है मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट. ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये डेफिनेशन आपको याद कर लेना है. अगर पूरी तरह से सेम यही डेफिनेशन नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर लिखना है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज मेजर ऑफ. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट टू इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, कुछ भी ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो है अगर आप इतना लिख देते हैं आपको 1.5 मार्क्स का ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टर, इन तीनों में से आपको छांटना है कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा एलॉय है और कौन सा इंसुलेटर है. ठीक है, तो मैंने बताया था जिसमें सबसे कम पावर है ना, सबसे कम पावर आपको पता है नेगेटिव नंबर सबसे कम होता है -8, -6, -7, माइनस, ठीक है, -5. ठीक है, देखो -8 से बड़ा कौन है? -7. जैसे ही माइनस लग गया तो जो ज़्यादा नेगेटिव है वो और ज़्यादा छोटा हो गया. ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? -6 to -8. तो जो सबसे ज़्यादा छोटा वो क्या होगा? कंडक्टर. ठीक है, तो A इज़ C. एलॉय कौन होगा? बीच वाला. ठीक है, इसके बाद कौन सा है? ये, तो ये एलॉय होगा. इंसुलेटर का पावर पॉजिटिव. ठीक है, तो आप में इसमें क्या लिखना है? मैच द करेक्ट रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी. तो मैच करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा. आंसर में कैसे लिखेंगे इसको आंसर में लिखेंगे कंडक्टर. ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे कंडक्टर. ठीक है, इस क्या? सी ऑप्शन 10 to the power -6 to 10 to the power -8 ओम मीटर. ठीक है, ऐसे ही फिर क्या लिखेंगे? एलॉयज़ के लिए लिख लेंगे. ठीक है, एलॉयज़ के लिए ए ऑप्शन. ठीक है, 10 to the power -6 ओम मीटर. और उसके बाद इंसुलेटर के लिए लिख लेंगे
10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। इसमें किसी को डाउट है? सब सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी का जवाब नहीं आ रहा, सब सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? गौरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे लिखना है क्या? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, अभी नाम लिखा है, अब इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अब 1 ओम का कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे 1 ओम। ठीक है, 1 ओम इज डिफाइंड एज, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, देखो R इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, या इसको ऐसे ही कर दो, 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड। जैसे अभी रेसिस्टेंस को डिफाइन किए थे वैसे ही 1 ओम को डिफाइन करेंगे। जब भी किसी का यूनिट आ जाए, ठीक है, तो उसको उसी के डेफिनेशन के तरह में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस इज डिफाइन एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड या अपोजिशन ऑफर्ड है ना, तो वैसे ही यहाँ लिख सकते हैं 1 ओम इज डिफाइन एज द अपोजिशन ऑफर्ड। रेसिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, अपोजिशन भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो, अपोजिशन ऑफर्ड। ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड when opposition offered by a conductor when the current passing through it is 1 ampere। ठीक है, 1 ampere and the potential difference, ठीक है, across its ends, ठीक है, is कितना, 1 वोल्ट। ठीक है, हम जानते हैं ना V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय I। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख देना है। ठीक है, ये भी लिख देना है, और ये कहाँ से आया, तो ये लिख देना है ओम्स लॉ। ठीक है, समझ गए, इतना लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ़ करंट फॉलोइंग थ्रू इज इतना देन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना। ठीक है, फाइंड द रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर निकालना है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। तो यहाँ लिखना है क्या, करंट आई, इसको डिफाइन कर लेना है अपने लिए आई, ताकि हम आगे आई यूज ये कर सकें। 200 मिली एम्पियर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, तो मिली का मैंने बताया कितना, 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अभी डिफाइन कर लेते हैं, V इक्वल टू कितना, 0.8 वोल्ट। ठीक है, निकालना क्या है आपको, निकालना है R इज़ V बाय I। ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिख देना है ओम्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर देना है 0.8 बाय 200 इंटू 10 टू द पावर -3। ये 10 टू पावर -3 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर +3। 0.8 बाई 200 इंटू 10 टू द पावर +3। ठीक है, अब क्या है, इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद एक अंक है, एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 8/2 इंटू 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर में भी 10 टू द पावर 3 है, ये कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 टाइम्स, कितना आ गया, 4 ओम। ठीक है, तो R इक्वल टू 4 ओम, इसको बॉक्स बना देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखो इतना कैलकुलेशन में करके इसीलिए बताया कि जो बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा है वो समझ जाएं। ठीक है, अगर जिसको समझ में आता है तो सिंपली यहीं पे काट करके डायरेक्ट 4 ओम आंसर लिख सकता है। ठीक है, इतने स्टेप्स के लिए अलग से स्टेप मार्किंग नहीं है, ये मैंने उनके लिए समझाया जिनको नहीं समझ में आता है।
ठीक है, समझ गए? सारे क्वेश्चन में उतना तो नहीं समझाया जा सकता है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ए सिंबल ऑफ रियोस्टैट। कल ही मैंने बताया था रियोस्टैट या वेरिएबल रेसिस्टर, ये घिंच करके एक एरो मार्क, याद है ना जी? ठीक है, और यहाँ लिख देना है रियोस्टैट। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का क्या है, एक गोला बनाना है और एक भी लगा देना है। ठीक है, और साइन देना मत भूलना। ठीक है, और जहाँ साइन दे रहे हो वहाँ करंट जरूर दिखाना, ऐसे एरो दे देना और यहाँ लिख देना वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब पता है ना, ऐसे जा करके ऐसे, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर। ठीक है, 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर को दिखाया गया है। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ, एरिया दिखाया गया है और इसका लंबाई, यहाँ पे भी लंबाई और एरिया, यहाँ पे भी लंबाई और एरिया दिखाया गया है। ठीक है, कंपेयर द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द 3 कंडक्टर। ठीक है, सिलेंड्रिकल क्या दिखाया गया, कॉपर कंडक्टर, तीनों कॉपर का है ना जी, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, समझ रहे हो, और ये भी कॉपर का है। जब मटेरियल सेम है, ठीक है, सेम मटेरियल, तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है, सेम मटेरियल देयरफॉर सेम रेसिस्टिविटी। ठीक है, मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम होगा ना, समझ रहे हो? अब इसमें बोल रहा है कि रेसिस्टेंस को कंपेयर करो, है ना, क्या बोल रहा है, कंपेयर करने के लिए, कंपेयर, तो यहाँ लिखना है केस 1। ठीक है, केस 1, केस 1। ठीक है, लेट रेसिस्टेंस बी, ऐसे ही लिखना है एकदम, देख लो मैं जैसे लिख रहा हूँ ना ऐसे ही पूरा, इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेट रेसिस्टेंस बी R1। ठीक है, अब जो दे रखा है तुमको, ठीक है, डायग्राम दोबारा बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो रेफरेंस फिगर का भी दे सकते हो, अगर बना दिए तो बहुत अच्छा बात है। L एंड A यहाँ लिख देना है, एरिया यहाँ लिख देना है गिवन, गिवन है ना अपने को, गिवन एरिया इक्वल टू A, लेंथ इक्वल टू L। ठीक है, लेट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मान लेते हैं कितना है, रो। ठीक है, देयरफॉर R1 इज रो A बाय L। R1 कितना आ गया, रो A बाय L। ठीक है, इसको लिख देना है इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, फिर लेना है केस 2। ठीक है, केस 2। ठीक है, केस 2 में जो डायग्राम दे रखा है अपन को, वो दिया है कितना, ये लंबाई दिया है 3L। ठीक है, एरिया दे रखा है A बाय 3। ठीक है, यहाँ भी ले लेना है रेट रेसिस्टेंस बी R2। ठीक है, केस 2 है R2। ठीक है, गिवन क्या, गिवन क्या है, लेंथ 3L, एरिया A बाय 3। ठीक है, तो रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो तो रो ही रहेगा, L इज 3L बाई एरिया कितना, A बाय 3। ठीक है, ये 3 यहाँ नीचे में है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रो 3 3 जा 9, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे आगे 9 रो L बाय A। ठीक है, R2 इक्वल टू 9 टाइम्स रो L बाय A। ठीक है, समझ रहे हो? इसको लिख देना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगला क्या है, केस 3। देखो इसको इतना प्रैक्टिस करना है ना, ताकि तुम एग्जाम में, इसको 3 मार्क्स का है तो मैंने बताया था ना कितना टाइम देना है इसमें, 3 मार्क्स वाले में याद है, 3 मार्क्स वाले में कितना टाइम देना था, किसी को याद है? कोई रिवाइज कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे हो?
चलो क्लास के एंड में मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो, इसको देखो, केस 3 में जो हमारा कंडक्टर दे रखा है वो ये दे रखा है, एरिया दिया है 3a, लेंथ दिया है l/3। तो यहाँ लिखना है लेंथ इक्वल टू l/3, एरिया इक्वल टू 3a, ठीक है। यहाँ भी लिख लेना है लेट रेसिस्टेंस बी R3, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी अपन को R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू l/3 मल्टीप्लाई बाई 3a, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9, 1/9 बाहर ले लेते हैं, रो l/a, R3 इज 1/9 रो l/a। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? ये आ गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। देखो ऐसे तो तुम कॉपी में लिखोगे तो तीनों एक ही जगह दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर रेफरेंस। R2 आया था हमारा 9 रो बाई LA, ठीक है, और R1 आया था कितना, रो l/a, यही आया था ना, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R1 इज टू R2 इज टू R3, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है वो हटा देंगे, अगर ये और ये कॉमन हटा देंगे तो R1 की जगह क्या बच जाएगा 1, R2 की जगह क्या बच जाएगा इज टू 9, R3 की जगह क्या बच जाएगा इज टू 1/9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन में कभी भी पूछा जाए तो ऐसे लिखना है। सबको समझ में आया? ठीक है, जो कॉमन है वो कट गया, उसको हटा दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, फैक्टर लिखिए जिसमें रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन शेप ऑफ वायर डिपेंड। वायर का शेप कैसा होगा किस पे डिपेंड करता है, वायर कैसा दिखेगा। ठीक है, एक तो उसकी लंबाई, ठीक है, और दूसरा उसका एरिया कितना आ रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ए पार्ट का। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ डबल कॉलम 1 लेंथ। ठीक है, लेंथ, और यहाँ पे 2 लेंथ लगा के लिख देंगे रेसिस्टेंस। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ रहे हो? और यहाँ लिख देंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसको ऐसे गोल घेरा लगा देंगे। सेकंड क्या होता है, लेंथ और क्या, एरिया, है ना। यहाँ देखो रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन केवल शेप वाला पार्ट पूछा है, इसीलिए रेसिस्टिविटी नहीं लिख रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, R 1/A। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है, उसके बाद लिखता है वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गिव रीजन। तो क्या होगा, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या लिखेंगे, यहाँ ही से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, क्या लिखेंगे, वाई आर को हटा देंगे, लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज दे हैव क्या, फ्री
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिखेंगे ग्लास, वेयर एज हटा देंगे, उसके बाद लिखेंगे ग्लास, या वेयर एज भी लिख सकते हैं। ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इसके बाद क्या लिख देंगे, बिकॉज, ठीक है, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वाई आर अलाउ कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। अलाउ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या लिखेंगे, और समझना भी है, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखेंगे एलॉय, एलॉय का क्या होता है, एलॉय हैव हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है, स्लैश हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण, ज़्यादा गर्म होने के कारण भी वो पिघलता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मेटल ले लें जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, यानी कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर लेता है, तो गर्म होगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा ना। समझ गए, इसीलिए एलॉय का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और साथ ही साथ ये क्या होता है इसका, डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने का मतलब समझते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का मतलब होता है जलना। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बर्न करती है, ठीक है। डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न, ठीक है। रेडली एट हाई टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पक्का आएगा एक क्वेश्चन इस टाइप का, पक्का आएगा, या तो 1 नंबर में आए, या 5 नंबर में एक पार्ट क्वेश्चन का आए, या 3 नंबर में एक पार्ट क्वेश्चन का आए। समझ में आया? पूछेगा एलॉय को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग एज ए हीटिंग एलिमेंट, वाई एलॉय इज एज ए हीटिंग एलिमेंट, वाई एलॉय इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर। तो यही आंसर लिखना है। एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और वो डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे पॉइंट वाइज में, ठीक है। एलॉयज आर, ठीक है, और इसका आंसर कैसे लिख सकते थे, एलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है, फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते थे पहला पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखना है यहाँ पे, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता तो उसको ऐसे बना के लिख देना था। समझ गए? ये देखो 1 नंबर के लिए ऐसे लिख दिए, 3 नंबर के लिए ऐसे लिख दिए, वही सेम चीज़ लिख रहे हैं, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। इट हैज़ हाई रेसिस्टिविटी, समझ रहे हो कि नहीं? अब तुम ऐसे लिख दोगे 3 पॉइंट में करके तो तुमको 3 नंबर देना ही देना है। लिख हम वही चीज़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपका जो नॉलेज है उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। हाई रेसिस्टिविटी, और यहाँ पे लिखना दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, और बर्न रेडली, ठीक है। रेडली मतलब जल्दी, तो रेडली के जगह पे क्या लिख सकते हैं, फास्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, फास्टली, ठीक है, या तुरंत, इसमें कोई सा भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। रेडली एट हाई टेम्परेचर। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा ही पढ़ते हैं, कोई सा सिनोनिम्स है उसको भी अपने दिमाग में रखते हैं, अगर आ गया तो लिखने का है। सबको समझ में आया जी? अगला चलते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A was drawn into wire of double its length
बाय मेल्टिंग इट, ठीक है। क्या कर दिया गया, एक लेंथ L का वायर है, ठीक है, जिसका एरिया A है, इसका एरिया A है, लेंथ L है। अभी इसको क्या कर दिया गया, पिघला दिया गया। पिघला करके एक लंबा तार बनाया गया, ठीक है, जिसका लेंथ 2L कर दिया गया, 2L। तो मैंने बताया था ना, ये 2L हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, A/2, वॉल्यूम सेम रखना है ना, A टाइम्स L, इसको भी A टाइम्स 2L करना है, A2 करना है, समझ रहे हो कि नहीं। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना मटेरियल का, A2 इंटू L2, तो AL इक्वल टू A2 इंटू L2, ठीक है। तो L2 हमको पता है कितना, 2L, A2, A और L, ठीक है, L L कट गया, ठीक है, A2 कितना आ गया, A/2, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, ये बात समझ रहे हो, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना ऐसे है, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसको पहले मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको, कौन कौन है क्लास में, ठीक है, कुर्बान, अंशु समझ में आ गया। बाकी और भी लोग जुड़े थे, जयेश वगैरह सब गायब हो गए। अच्छा ठीक है, आपको समझ में आ गया अंशु। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभी इसको लिखना कैसे है, लिखने वाला बताना है या लिख लोगे तुम लोग, जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं लिखना कैसे है वो बताना है या लिख लोगे। ठीक है, ये देखो ये सारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इट्स ओरिजिनल रेसिस्टिविटी, यहाँ देखो यहाँ तक में क्या है, क्वेश्चन पूछा नहीं है, यहाँ तक में तुमको बताया है। क्वेश्चन पढ़ने का कला जानो। देखो यहाँ तक में तुमको केवल डाटा दिया है, क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक। यहाँ तक में क्या डाटा दिया है, बोला लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A का है, उसको ड्रॉन इनटू, ठीक है, उसको घींच करके या फिर से जैसे भी बनाया है, डबल इट्स लेंथ बाय मेल्टिंग इट, ठीक है, मेल्ट करके उसको दुगना लंबा कर दिया गया। इफ़ इट्स ओरिजिनल रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस वेयर रो एंड R, ठीक है, ओरिजिनल रेसिस्टेंस इसका रो था और रेसिस्टिविटी रो था, व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शन सब दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ इक्वल टू L, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इक्वल टू A, रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो, रेसिस्टेंस इक्वल टू R, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो इनिशियली हमको ये दिया गया है, ठीक है, इनिशियली गिवन इतना, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। दिट इज़ नथिंग बट आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब क्या है, अब बोलता है कि इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो रेसिस्टिविटी का आंसर लिख दो, सिंस मटेरियल इज नॉट चेंज्ड, ठीक है, मटेरियल इज नॉट चेंज्ड, रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज and will remain same as रो, ठीक है, वो रो ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है।
अब रेसिस्टेंस में क्या करेंगे, लिखेंगे केस 1, ठीक है, केस 1, और यहाँ लिख देंगे इनिशियली। देखो ऐसा ही लिखेंगे, क्वेश्चन से ही सारा चीज़ उठाएंगे, ठीक है, इनिशियली, और यहाँ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे केस 2, यहाँ लिख देंगे आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट करने के बाद क्या हो गया, आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग। समझ गए ये वाला बात, ठीक है। इनिशियली क्या था, आर इज रो एल बाय ए। आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग देखो वो तो तुम्हारे समझने के लिए बता ही दिया। आफ्टर मेल्टिंग लिखेंगे L2 इक्वल टू कितना हो गया, 2L हो गया, A2 कितना हो गया, A/2 हो जाएगा, ठीक है, जितना हो जाएगा। अगर सेम वॉल्यूम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, एरिया में 2 से डिवाइड दे देना। समझ रहे हो कि नहीं, रो 2 विल बी रो, ठीक है। देयरफॉर R2 कितना हो जाएगा, R2 विल बी रो इंटू 2L, लेंथ इज 2L अपॉन एरिया इज A/2, ठीक है। यहाँ पे 2 नीचे में है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। रो इंटू 2L इंटू 2 बाय में एरिया, ठीक है। 2 इंटू 2 4 बाहर ले लेते हैं, 4 रो L/A लिख सकते हैं ऐसा, R2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, R2 इज 4 टाइम्स R लिख सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ देखो इसके जगह R लिख सकते हैं ना, रो L/A की जगह, ठीक है। तो R2 इज 4 टाइम्स R, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेसिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स, ठीक है, कितना, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, ठीक है, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम याद रखो बेटा, नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम इज एन एलॉय, ठीक है, नाइक्रोम इज ए एलॉय यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट, यूज टू मेक, क्या बनाते हैं इससे, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, एलॉय होता है उसका क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं करता जल्दी, ऑक्सीडाइज नहीं करता जल्दी। समझ गए कि नहीं, 3 चीज़ ऐसे याद रखना है, रो हाई, MP हाई, ऑक्सीडाइज नहीं करता जल्दी। समझ गए, एलॉय है। तो नाइक्रोम का किस चीज़ में यूज़ करते हैं, यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, यानी हीटर में। जो तुम्हारा आयरन है, आयरन होता है ना, आयरन कैसे गर्म होता है, उसमें क्या लगा होगा, नाइक्रोम, ठीक है। तो आज सभी जाके घर में सबको बताएंगे, ठीक है, नाइक्रोम होता है इसमें, ठीक है। ऐसा बताने से क्या होता है ना, याद हो जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ घर वाले समझते हैं कि यहाँ तो कुछ पढ़ रहे हो, तो बता देने का है, ठीक है। सब लोग बता देना जी, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, 0.5 मीटर, ठीक है। यहाँ लिख दो गिवन, गिवन क्या है, लेंथ 0.5 मीटर, ठीक है। एंड एमीटर अ वोल्ट मीटर फॉर सेल ऑफ 1.5 H, ठीक है। क्या क्या लगाया है, वायर लगाया है, एमीटर लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है, और 4 बैटरी लगाया है, ठीक है, और एक प्लग लगाया है, ठीक है। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। देखो कभी भी ये रेसिस्टर लगाया ना, ठीक है, नाइक्रोम वायर मतलब रेसिस्टर ही है वो, तो ये रेसिस्टर, ठीक है। वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे, इसके पैरेलल में, ये वाला सर्किट तो याद कर ही लो, रेसिस्टर, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर, इसके सीरीज में एमीटर। यहाँ ऐसे लगाना तो सीख ही लो, ठीक है। सेल लगाना है कितना, 4 ठो, तो एक सेल हो गया, उसके बाद दूसरा सेल हो गया, उसके बाद तीसरा सेल हो गया, उसके बाद चौथा सेल हो गया, ठीक है। और सेल के हमेशा
नेगेटिव जिधर है उधर या पॉजिटिव जिधर उधर, ये की प्लग हमेशा ऐसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे के नाम दे देना है। समझ में आया कि नहीं आया? सब चीज़ लगा दिया ना, एमीटर, वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस लगा ही दिया और 4 सेल लगा दिया और प्लग। ये बात समझ में आ गई डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब ये क्लोज सर्किट बनाने के लिए इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, समझ गए। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1.5 × 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ जरूर प्लस माइनस दिखाएंगे और करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ इंटर कर रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स वाई है ना, एक्स वाई, तो यहाँ एक्स नाम देंगे, ये नाइक्रोम वायर है ना, तो एक तरफ एक्स नाम देंगे, एक तरफ वाई नाम देंगे, एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई नाम देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम इन ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में तो यहाँ पे डॉट दिखाना है, ठीक है। डॉट का मतलब ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में डायग्राम बना दिए हम, ठीक है। ये डायग्राम बना दिए, आपको मिल गया 1.5 मार्क्स। समझ रहे हो या नहीं? ज़्यादा नंबर सर्किट डायग्राम बनाने पे ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। V और I के बीच में ग्राफ बनाया गया। स्टेट द कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ अबाउट द रिलेशन बिटवीन V एंड I फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ से कभी भी ऐसा ग्राफ आए ना, तो रिलेशन में क्या लिखना है, रिलेशन में याद रख लो, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड चीज़ है, क्योंकि हमेशा VI का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा रेसिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए हमेशा क्या लिखना है रिलेशन में, फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस, फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस, ठीक है, एक दिए हुए रेसिस्टेंस के लिए करंट, ठीक है, वही ओम्स लॉ, वही ओम्स लॉ ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो ओम्स लॉ का ट्राइग्राम है ना। करंट फ्लोइंग, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, देख रहे हो ना, ओम्स लॉ यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है, बोल रहा है ग्राफ क्या रिलेशन देता है, लिख रहे हैं हम लोग ओम्स लॉ ही, लेकिन थोड़ा सा कान को उल्टा पकड़ रहे हैं, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर या अक्रॉस इट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जरूर लिखना है, इफ़ अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, कल बताए थे ना ओम्स लॉ में, रिमेन्स सेम, ठीक है, रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है, और V इक्वल टू IR। समझ गए? समझे कि नहीं? आगे चलें। नाइक्रोम वायर, अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, रेडियस R, ठीक है। रेडियस दे दिया यानी क्या है, सिलेंड्रिकल वायर होगा, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल वायर होगा, ठीक है। इसका ये क्या दे दिया है, रेडियस R दे दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा ना जी, रेडियस R दिया है तो, ठीक है। हैज़ रेसिस्टेंस कितना, 10 ओम का रेसिस्टेंस है, लेंथ इसका L है, ठीक है। तुमको एरिया पता है, लेंथ पता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, हाउ, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ वायर कैसे चेंज करेगा, ओनली लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, अगर लेंथ को दुगना कर देंगे 2 टाइम्स, है ना। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ, इसको ऐसे ही लिखेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, कि वो जितना बढ़ेगा, ये डबल हुआ है तो वो भी डबल हो जाएगा, समझे। और अगर वो प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, देयरफॉर इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, ठीक है, रेसिस्टेंस विल बिकम डबल। समझ रहे हो कि नहीं, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऐसा लिख दिए तो बहुत बढ़िया है। तो एल को डबल किए हैं 2 टाइम्स, तो रेसिस्टेंस पहले 10 था, तो क्या हो जाएगा, नया रेसिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे न्यू रेसिस्टेंस, चूंकि मान दे रखा है इसीलिए हम मान निकाल के दे देंगे। न्यू रेसिस्टेंस इज 2 टाइम्स डबल ऑफ 10 ओम, कितना हो जाएगा, 20 ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है ओनली डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड, डायमीटर डबल किया गया है, ठीक है, डायमीटर डबल। और यहाँ लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। इसमें देखो ऊपर वाले में जस्टिफाई करने के लिए नहीं लिखा था, लेकिन हमने जस्टिफाई किया है। यही चीज़ को लिखना मतलब जस्टिफिकेशन हुआ, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन हम दे रहे हैं ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए लेंथ डबल होगा तो डबल होगा। तो यहाँ जस्टिफिकेशन दिए, ऐसा ही जस्टिफिकेशन यहाँ पे देने को बोल रहा है वो, ठीक है। क्या बोल रहा है, डायमीटर डबल हो गया, डी कितना हो गया, 2D, ठीक है। कभी भी डायमीटर डबल होगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डायमीटर दुगना हो गया, ठीक है, तो रेडियस भी दुगना हो जाएगा ना, ठीक है, रेडियस भी दुगना हो जाएगा, है कि नहीं। डायमीटर दुगना तो रेडियस दुगना, रेडियस दुगना तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी आर की जगह 2r हो गया, स्क्वायर लगाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो कभी भी याद रखो, अगर, ठीक है, लिखना है इसको, कैसे लिखना है, सिंस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एरिया विल बिकम कितना, 4 टाइम्स, है ना, कितना, 4 टाइम्स इफ डी विल बी डबल। अगर डी को डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिंस रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, R इज 1/A। तो ये 4 गुना बढ़ा है तो ये 4 गुना घट जाएगा, ठीक है, 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ ना, तो इसको लिख देंगे रेसिस्टेंस विल रिड्यूस 4 टाइम्स, ठीक है, रिड्यूस 4 टाइम्स, ठीक है। या इसको क्या लिख देंगे, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो क्या, अगर ये 4 टाइम्स हुआ है तो लिख देंगे इसको विल बिकम, ठीक है, विल बिकम, जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसको 1/, करके लिख देना, 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल
रेसिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, वाई एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ एलॉय। वही क्वेश्चन आ गया ना जो पीछे वाला था, अभी हम लोग पीछे देखे थे ना। ये आंसर देखे थे ना, एलाउ आर यूज टू मीटिंग हीटिंग एलिमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। यही वाला आंसर दोबारा लिख देना है। समझ में आया? कोई नहीं बोल रहा हाँ या ना? ठीक है, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आया था इस फॉर्मेट में, यानी कि वही चीज़ को पूछ रहा है घुमा घुमा करके। जितना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सारा वही चीज़ पूछा जाएगा घुमा घुमा करके। तो तुमको क्या है कि सब चीज़ कंठस्थ एकदम याद कर लेना है बढ़िया से, जो न्यूमेरिकल उसको बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed in a device in terms of Vi and T, where V is potential difference applied to it, I is current drawn by it, ठीक है, and T is the time for which current flows। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, अपने को डिराइव करना है रिलेशन। तो ये वाला हमने एग्जाम में करवाया, मतलब ये क्लास में करवाया है ना। देखो फिर से बता दे रहा हूं यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू W/Q। जानते हैं ना W/Q। ठीक है, एंड पावर इज इक्वल टू W/T। बताया था ना जी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट पावर P, W की जगह क्या लिख देंगे, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू अपॉन T। ठीक है, अभी इसमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, टाइम T मतलब चार्ज Q चाहिए ही नहीं। अब फिर से लिखेंगे, इसको लिख देंगे 3। ठीक है, वी नो दैट I इक्वल टू Q बाय T, देयरफॉर Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको दे देंगे नाम 4। अब लिखेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 और 4 वी गेट पावर P इक्वल टू V इंटू Q की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू T बाय T। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, T कट जाएगा, T इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, पावर आ गया इतना। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज कितना, P मल्टीप्लाई बाय T है ना, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, पावर VI मल्टीप्लाई बाय T। तो यही निकालना था ना अपने को, एनर्जी VI और T के टर्म में। तो E इज VI इंटू T। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो? अगर यही चीज पूछता फाइंड एनर्जी इन टर्म ऑफ VR, T, तो निकाल लेते ना। I की जगह क्या लिख देते हैं, V/R, है कि नहीं। तो E इक्वल टू आ जाता कितना, V²/R इंटू T। ठीक है, एग्जाम में पूछता फाइंड E इन टर्म्स ऑफ IR, T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, V की जगह IR,
इक्वल टू भी इंटू भी की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, आई आर इंटू आई इंटू टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तीनों फॉर्मूला? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? कोई जवाब नहीं। कुर्बान आ गया समझ में? कुर्बान, गौरव, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज वायर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, इज 10 ओम, ठीक है। इफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज इतना ओम मीटर, फाइंड लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। रेसिस्टेंस दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर का, कितना है, रेडियस दिया है ना, रेडियस दे रखा है 10 ओम, लेंथ निकालना है, ठीक है। रेडियस गिवन, क्या गिवन है, रेडियस आर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, मिली सेंटी डेसीमीटर -2, ठीक है, -2 मीटर। तो इसको क्या कर देंगे, 0.01 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, 0.01 इंटू 1 को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। यहाँ देखो 0.01 दिया है ना, इसको क्या लिखेंगे, ये हटा देंगे, इसका जगह 1 लिखेंगे नीचे में, है ना, और 1 2 है तो 2 0 बैठा देंगे, क्या हो गया, 1/100 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻² लिख सकते हैं ना, है ना। 10 कितना 0, 1 2, 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर। ये नीचे +2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2, क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर, ठीक है। 10 का पावर है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, -2 और -2 जुड़ के -4, ठीक है। तो ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना लंबा मैंने इसीलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि बहुत लोग का डाउट होता है, ठीक है, तो ताकि डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। गौरव डाउट खत्म हो गया, ठीक है। 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस, ठीक है। अभी रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, अब मैं अगले पेज में बस लिख लेता हूँ रेडियस, ठीक है, रेडियस, ठीक है। मैं उतना सॉल्व नहीं करूँगा आगे के क्वेश्चन में, आगे जब भी पढ़ाऊँगा ना तो उतना नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट रेडियस इक्वल टू मैं तो दिमाग में सॉल्व करके यहाँ लिख दूंगा इतना 10⁻⁻4 मीटर, तुमको समझ जाना होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस आर, ठीक है, रेसिस्टेंस कैपिटल आर, रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। रेसिस्टिविटी दे रखा है अपने को, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू कितना, 15 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, 15 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तुमको निकालने क्या बोला है, लेंथ, क्या निकालने बोला है, लेंथ, ठीक है। लेंथ है इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो रेडियस दिया है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया चाहिए क्या अपने को, एरिया, है ना। तो एरिया ए इक्वल टू क्या है, ठीक है। यहाँ देखो रेडियस दिया है तो जरूर सिलेंड्रिकल ही होगा, ठीक है। एरिया क्या आ जाएगा, πr², क्या आ जाएगा, πr², ठीक है। पाई इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कभी भी ऐसे रहता है ना, -4 का होल स्क्वायर, पावर यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा -8, ठीक है। कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 10⁻⁻8, समझ रहे हो। ये मीटर में ही था तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इक्वल टू क्या, रो टाइम्स
L बाय ए, तो L यहाँ से क्या आएगा, L निकालेंगे तो A इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, रो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, L इक्वल टू R इंटू ए बाय रो, ठीक है, R कितना 10, एरिया कितना 22/7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, रो कितना दिया है 50 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्या लिखेंगे 10 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 कट गया, ठीक है, 10 से ये कट गया, ठीक है, 22/7 × 35, ठीक है। इसको जब डिवाइड दोगे, ठीक है, इसको डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको तो डिवाइड देना है तुमको फटाक से, ठीक है ना। अभी मैं कैलकुलेटर से दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो खुद ही देना पड़ेगा। इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना लिख के छोड़ोगे तो अगर वो उसका मन करेगा तो 0.5 मार्क्स काट सकता है, समझ रहे हो कि नहीं, या कुछ मार्क्स काट सकता है। ये यूनिट जरूर लिखना, लेकिन मीटर, लेंथ किस में आएगा, मीटर में, ठीक है ना। इसको करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, 35, ठीक है, 22 है ना, 35, ठीक, 35 कितने बार में जाएगा लगभग सोचो, 3 3 6, ये 7 बार में जाने वाला है, ठीक है, 35 7 जा 220 ही आने वाला, नहीं वो आएगा 210, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 7 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। एक लाइन छोड़ दो, अगर तुमको लगता है अभी नहीं टाइम मिल रहा है, एक लाइन छोड़ दो, ठीक है, जब लास्ट में आना सारा बना करके सारा क्वेश्चन बना लेना, जब रिवीजन का टाइम आएगा ना उस समय डिवाइड दे देना। समझ में आया कि नहीं आया, उस समय टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो लास्ट में डिवाइड दे देना, ठीक है। ये आ जाता है 0.62875, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 0.62, ठीक है, ये 2 डिजिट में लिखोगे तो काफ़ी है, 63 मीटर, समझ गए। 2 डिजिट में ही आंसर लिखना है, तीसरे डिजिट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 डिजिट में ही अगर आप आंसर लिख दिए हैं उतना ही काफ़ी है, समझ गए, ठीक है। आगे यहाँ है क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उनको दोबारा कीजिए, इसका PDF तो आपके साथ शेयर किया ही जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन दोबारा देख करके फिर से बनाना है, कोई डाउट रह जाता है तो फिर से पूछना है, ठीक है।